जय हिंद बच्चों। 11वीं क्लास के परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत पिछले दिन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है सीखा। आज हम लोग उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मौखिक रूप से कुछ बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। रदरफोर्ड के सिद्धांत की विसंगतियां जब आ गई तो उसके बाद प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है। तो क्या होता है? रुक रुक के होता है, छोटे छोटे बंडलों में होता है, छोटे छोटे पैकेटों में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। तो रदरफोर्ड के सिद्धांत में आए हुए त्रुटियों को दूर करने के लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर के बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना मत प्रकट किया। नहीं, अपना मत प्रकट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर का सिद्धांत। तो बोर का सिद्धांत क्या है? तो बोर का सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई कक्षा में ही चक्कर लगाती है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई जो कक्षा है, ये अलग अलग कक्षाएं हैं। तो अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जाएं जो होती है वह अलग अलग होती है। अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तीसरी बात है, मूल रूप से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाती है तो जाने से पहले क्या होता है? ऊर्जा का, वह दूर वाली कक्षा में जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और दूर वाली कक्षा से जब निकट वाली कक्षा में आती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो सिस्टमैटिक रूप से थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऋषि मुनि कनाद ने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के मिलने से जो यह मानव शरीर का निर्माण हुआ। फिर डाल्टन साहब आए। डाल्टन ने क्या कहा कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बाद में इन बातों का खंडन हो गया। तब थॉमसन नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का स्वरूप जो होता है वह तारबूज जैसा होता है। नहीं, तारबूज के लाल भाग जो है उसको उन्होंने धनायन कहा, और तारबूज का जो बीज है उसको उन्होंने ऋणायन कहा। तब रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार होता है, इसके मध्य में उसका नाभिक स्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहता है। फिर रदरफोर्ड का सिद्धांत की विसंगतियां आ गई कि इलेक्ट्रॉन के लगातार चक्कर लगाते रहने से ऊर्जा का ह्रास होगा, और इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास होने से अंत में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा परमाणु का। तो प्लैंक ने अपना सिद्धांत दिया
तो प्लैंक ने क्या कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है, छोटे छोटे बंडलों में होता है, जिसको क्वांटा कहते हैं। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर के नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के सिद्धांत में आने वाली जो कमी थे उसको दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है नहीं, और इन कक्षाओं को उन्होंने KLMNO या 1 2 3 4 के द्वारा निरूपित किया। इसको ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल भी कहते हैं नहीं। तो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जाएं समान होती है, और भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो है ने उसकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती है। जब नाभिक के निकट से दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और दूर वाली कक्षा से जब नाभिक के निकट वाली कक्षा में आती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये बातें मूल रूप से बोर ने कहा। यहां इनकी भी विसंगतियां आ गई कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो ब्यूरी के साथ मिलकर के इन्होंने आगे जाकर के इसकी चर्चा की, इसलिए इसको विसंगति के रूप में हम लोग मूल रूप से नहीं लेते हैं। तो वह सिद्धांत क्या आ गया, बोर ब्यूरी का सिद्धांत। तो बोर ब्यूरी का सिद्धांत क्या है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के द्वारा सूचित करते हैं। नहीं, ये सारी बातें आपने 9th में पढ़ा है, इसलिए हम इसको पहले वर्बली कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो 2n² के द्वारा। तो 2n² के द्वारा जो सूचित करते हैं, यहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या। n क्या है, कक्षा की संख्या। अगर कक्षा की संख्या 1 हो तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2। कक्षा की संख्या 2 तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर 8। कक्षा की संख्या 3 हो तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 18। और कक्षा की संख्या 4 हो तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 32। तो आपने क्या देखा कि K सेल, अगर इसको हम पहली कक्षा को K माने, नहीं, दूसरी को L माने, तीसरी को M माने और चौथी को N माने, तो क्या हुआ कि K सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। L सेल में कितनी होगी, 8। M सेल में कितनी होगी, 18। और N सेल में कितनी होगी, 32। तो पहली बात है उन्होंने क्या कहा बोर ब्यूरी के सिद्धांत में कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² के द्वारा सूचित करते हैं, जहां n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। अर्थात यदि कक्षा की संख्या 1 हुई तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2। कक्षा की संख्या 2 हुई तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। कक्षा की संख्या 3 हुई तो इलेक्ट्रॉन 18। कक्षा की संख्या 4 हुई तो इलेक्ट्रॉन 32। दूसरी बात है उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि बाह्यतम कक्षा के ठीक एक पहले वाली कक्षा में, बाह्यतम कक्षा के ठीक एक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो 3 बातें आई मूल रूप से कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² के द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरी, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। और तीसरी बात है, बाह्यतम कक्षा से पहले, ठीक एक पहले वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 18 से अधिक नहीं हो सकती।
ठीक, तो क्या हमने देखा? हमने इन बातों को देखा कि बोर-ब्यूरी का सिद्धांत आ गया। अब बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के बाद दो बातें उभर करके आती है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के आधार पर यदि हम दर्शाते हैं, सपोज कीजिए कि सोडियम है, सोडियम का 11 है, तो इसको हम लिखते हैं बोर-ब्यूरी के सिद्धांत पर सेल में दर्शाते हैं तो KLMN है, तो 2 8 1। क्लोरीन है 17, इसको दर्शाते हैं तो क्या दर्शाते हैं 2 8 7 नहीं। जस्ता है 30, तो इसको क्या दर्शाते हैं 2 8 18 2 नहीं। तो बोर-ब्यूरी के सिद्धांत पर हम जो विभिन्न सेल में दर्शाते हैं KLMNO में, तो सोडियम जैसे है, तो सोडियम को कैसे दर्शाते हैं? पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे 2, दूसरा में कितना देंगे 8 और तीसरा में 1। नहीं, क्लोरीन को दर्शाते हैं तो पहला सेल में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 7। जस्ता को दर्शाते हैं पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 2। तो ये जो बाह्यतम कक्षा हुआ, नहीं, इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो पहला में कितना हुआ 1, इसमें कितना हुआ 7, इसमें कितना हुआ 2। तो किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको VE के द्वारा सूचित करते संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर रेस्ट बचे इलेक्ट्रॉनों को हम उसका क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का, और इसको C से सूचित करते हैं, सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 2 10, इसका कितना होगा 8 2 10, ये कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसका कितना होगा 8 2 10 और 18 नहीं 28, यह कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यदि आपको कोई पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ गए कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं, तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, नहीं, और फिर उस क्वांटम संख्या का निर्धारण। उससे पहले दो बातें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डी ब्रॉगली का सिद्धांत और दूसरा पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो डी ब्रॉगली का सिद्धांत क्या है कि डी ब्रॉगली ने कहा कि पदार्थ में भी कण और तरंग दोनों गुण पाया जाता है। पदार्थ में भी कण और तरंग दोनों गुण पाए जाते हैं, इसी को हम लोग द्विक आचरण कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि कोई भी गतिशील कण है तो गतिशील कण का स्थान और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। नहीं, तो कोई भी गतिशील कण है उसके स्थान और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आगे? हम लोग पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली का सिद्धांत एक, दूसरा पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और तीसरा पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। तो ये एक दिन का क्लास हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा आपको पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम, अपवाह का सिद्धांत और ऑर्बिटल की संरचना। ये दो क्लास और इस परमाणु संरचना में बचे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो सबसे पहले देखा कि हमने बोर का सिद्धांत देखा, फिर बोर-ब्यूरी का सिद्धांत देखा, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन देखा, फिर कोर इलेक्ट्रॉन देखा और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डी ब्रॉगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और क्वांटम संख्या निकालना। तो आज इतना ही। ओके, बाय।